अपन ने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा एक कम्युनिटी में हॉरिजॉन्टल जोनेशन। ये इस तरह से आप इसको याद रखिए, ये जोनेशन है। अब अपन इस लेक्चर में और इसके आगे देखते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि ऊर्ध्वतल पे ये किस रूप में ये स्ट्रेटा उपस्थित होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक इकोसिस्टम में उपस्थित कम्युनिटी स्ट्रक्चर के पैटर्न, उसके अंदर वर्टिकल यानी कि इस तरह से परिवर्तनों को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन एक कम्युनिटी के अंदर हॉरिजॉन्टल जोनेशन के समान ही होता है। इसको पढ़ने के लिए अपन ने दो डिविजन्स पर डिवाइड कर लिया ताकि इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। एक बात होगी। अब अपन ने दो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए। एक है फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर, एक है ओशियनिक कम्युनिटी के अंदर। एक तो है घने जंगल के अंदर और एक है समुद्री आवास के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से हो सकता है वर्टिकली। तो अपन ने क्या देखा कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर एक तो है सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर है ना, ये सबटेरेनियन रीजन कहलाता है। अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी देर में इसके अगले लेक्चर में। उसके बाद में ये हर्ब्स आ जाती हैं, हर्बेशियस वेजिटेशन। उसके बाद आती है श्रब्स, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये ट्रीज। अब आप खुद सोचो कि ये ट्री है, उसकी कैनोपी काफी बड़ी है, तो नीचे नेचुरली जो प्लांट्स उपस्थित हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनके लिए जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रही है, उसकी मात्रा जो है कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके अंदर भी ये लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। एक तो लेयर हो गया फॉरेस्ट फ्लोर, सबटेरेनियन, उसके बाद आ गया हर्बेशियस वेजिटेशन, फिर आ गया श्रब्स और फिर आ गया ट्रीज। ये बात हो गई वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट कम्युनिटी। ये स्ट्रेटा पाए जाते हैं। और एक अगर ओशन के अंदर, जैसा अपन अभी पिछले लेक्चर में बात की थी, ओशन के अंदर जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इस रूप में देखा जाता है कि ये फोर्टिक जोन है जहां पे लाइट अवेलेबल है, उसके नीचे ए फोर्टिक जोन है जहां पे लाइट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल बॉटम है जहां पे एबाइसल जोन, या उसके नीचे भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे जोन्स लिखे थे। तो ये बेसिकली ये वर्टिकल है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया, अभी पढ़ा है आपने। ये नेरेटिक जोन है, इंटरटाइडल जोन है, कभी कभार पानी यहाँ पे पहुंच जाता है। और ये है बेंथिक रियाल, रियाल, और एक है पेलाजिक रियाल। ठीक है, बेंथिक, और ये तो हो गया पूरा बेंथिक रियाल, ये फ्लोर है, पूरा समुद्र का फर्श हो गया। एक हो गया पेलाजिक यानी कि ये जलीय सतह। पेलाजिक का मतलब क्या है? ये जलीय। बेंथिक का मतलब है ये फ्लोर है। ये हो सकता है चट्टान के रूप में हो सकता है मिट्टी के रूप में हो, या किसी और सॉलिड फॉर्म के अंदर ये बेंथिक रियाल उपस्थित हो सकती है। तो जीव जंतु हर जोन के अंदर उपस्थित होता है। ये इस तरह से अगर अपन इसको पढ़े वर्टिकली तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी में हर स्ट्रेटा के अंदर अपना एक अभिलाक्षणिक जो है वो वनस्पति की उपस्थिति देखी जाती है। जैसा हमने देखा है हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर ट्रीज हैं, ट्रीज के अंदर फिर वैरायटी आती है, स्मॉल ट्रीज एंड लार्ज ट्रीज। तो इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट कम्युनिटी में किस प्रकार से हो सकता है। एक टिपिकल वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए अपन ने एग्जांपल लिया है फॉरेस्ट कम्युनिटी का। जैसा कि आपने देखा कि एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसको अपन ने अध्ययन की दृष्टि हेतु 5 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। सबसे नीचे या जमीन के अंदर का जो स्तर है इसको अपन कह देते हैं सबटेरेनियन रीजन या सबटेरेनियन स्ट्रेटा। इसके अंदर आपको पता है प्लांट्स की रूट्स मिलती हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसमें कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, और इसके अंदर जो कह सकते हैं ना अपन दूसरा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ह्यूमस खास तौर से वो उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अगर अपन सेकंड लेयर पे आए जो कि फ्लोर के रूप में होती है, फर्श के रूप में होती है, तो उस फ्लोर पे आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे फॉरेस्ट फ्लोर पे जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं उनका ऊपरी क्षेत्र
ग्रोथ फॉर्म्स में आ जाते हैं प्लांट्स, और उनका ऊपरी क्षेत्र आप सब जानते हो तना होता है, वो मिल जाता है फ्लोर पे। तरह तरह की ग्रासेस, घास मिल सकती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे सूखे या गीले टूटे हुए प्लांट के पार्ट्स जिसके अंदर पत्तियां, उसकी शाखाएं और जो भी हैं वो सब आ गया, और जंतुओं का लिटर, मल। और ऐसे जीव जो इस सारे ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में भाग लेते हैं, खासतौर से बैक्टीरिया और फंगस, वो फॉरेस्ट फ्लोर में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो काफी रिच एरिया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो काफी अधिक होती हैं। सतही क्षेत्र है ना, पानी आएगा, पानी का अवशोषण होगा, पानी जड़ों में जाएगा और फिर वापस से वो ऊपर प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद आते हैं फिर ये हर्ष, और उसके बाद आती है श्रब्स की कैनोपी, झाड़ियों की एक स्तर आ गया, और उसके बाद आते हैं सबसे बड़े वृक्ष। वृक्ष को अपन दो एंगल से देखते हैं, एक टॉल ट्रीज, एक स्मॉलर ट्रीज। तो नेचुरल है, टॉल और स्मॉलर जो ट्रीज हैं ये अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं। टॉल ट्रीज और स्मॉलर ट्रीज के अंदर भी फिर वेरिएशन पाए जाते हैं जिनको अपन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, जैसे कि उनकी लीव्स की शेप, पत्तियों की आकृति। ऐसे प्लांट्स जिनकी, ऐसे ट्रीज जिनकी पत्तियां काफी बड़ी और चौड़ी होती हैं, एक ऐसे ट्रीज जिनकी पत्तियां कमोबेश थोड़ी सी साइज में छोटी होती हैं, कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं। तो ये सब तरह के ट्रीज अपनी अपनी उपयोगिता यहाँ पे प्ले करते हैं। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट कम्युनिटी, अगर अपन इसको देखें तो इसमें अपन क्या पाते हैं कि भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जंतु हैं, चाहे वो अलग राज्य हो, चाहे वो अलग देश हो, चाहे वो अलग महाद्वीप हो, उनके अंदर अपन क्या देखते हैं कि अलग अलग क्या कह सकते हैं ना, कंट्री में पाए जाने के बावजूद एक ही फ्लोर पर, फॉरेस्ट फ्लोर पर जंतु उपस्थित रहते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भी एक सी होती है। मीन्स उनके लिए, उनके उन जंतुओं के सर्वाइवल के लिए जो भोजन, आवास, मेट्स और क्या कह सकते हैं ना, उनके बच्चों की सुरक्षा, इस प्रकार की जो नीड्स होती हैं, एक ही फ्लोर पे पाए जाने वाले, एक ही सबसेटम पे पाए जाने वाले जंतुओं की जो नीड्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, आवश्यकताएं एक सी होती हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में उपस्थित हो, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महाद्वीपों में उपस्थित हो, तो भी उनकी नीड्स एक सी होती है। तो इस प्रकार के जंतु जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही सबस्ट्रेटम पर पाए जाते हैं, उनको अपन बायोलॉजी में कहते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो इस पॉइंट को अपन ने इस तरह से दिखाया कि जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं वो अलग अलग सबसेटम में उपस्थित होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा, ठीक है, तथा कई जंतु अपना सबसेटम बदलते भी रहते हैं, कोई फ्लोर पे भी आ सकता है, कोई टॉप पे भी आ सकता है। एक सबसेटम की प्रॉपर्टीज पूरे विश्व भर में अन्यत्र पाई जाने वाली जो कॉमन कम्युनिटीज हैं उनके समान हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने देखा कि एक देश में फॉरेस्ट फ्लोर पर उपस्थित कम्युनिटीज की रिक्वायरमेंट्स, उनकी आवश्यकताएं, खाना पीना, रहना, मेट्स, सुरक्षा, ये सब भौगोलिक रूप से पृथक, यानी कि अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग महाद्वीप, उनमें कम्युनिटी के दूसरे देश के समान भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार के जंतु जो भौगोलिक रूप से पृथक परंतु एक ही सबस्ट्रेटम पर उपस्थित होते हैं, उनको अपन बायोलॉजी में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक, देखिए एक इस तरह का टॉपिक है जो आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है, फूड वेब करके, है ना। एक्चुअली कई टॉपिक इस तरह के हैं जो आपको अलग अलग रूप में, अलग अलग यूनिट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। उनमें से ये भी कम्युनिटी जो आपको इसी पेपर के यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, इसी का रिलेटेड पार्ट है, यूं कह सकते हैं आप इसको। फिलहाल अपन देखते हैं कि एक टर्म है फूड वेब, खाद्य जाल, है ना। उसको समझने के लिए अपने को पहले ये देखना है कि फूड चेन क्या होती है, जो आपको आजकल 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ाया जाता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, कि जीवों की वह सीरीज या वह श्रृंखला या वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और फिर श्रृंखला का अगला जीव उस दूसरे जीव को खाता है, ये फूड चेन कहलाती है। ठीक है, सरल सी परिभाषा है। इस फूड चेन में किसी भी इकोसिस्टम में अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो, एक लेक इकोसिस्टम हो, चाहे एक ओशियनिक इकोसिस्टम हो, सब में ये फूड चेन एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में रहती है। अब एक टिपिकल सबसे सरलतम जो फूड चेन है, मान लीजिए ओशन के अंदर अगर अपन देखें, समुद्र के अंदर अगर अपन देखें,
एक प्लांट प्लैंकटन है जो कि सतह पर तैरते रहते हैं, इनको और छोटे छोटे जंतु हैं कोपीपोड्स कहलाते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। कोपीपोड्स एक छोटे से सब फाइलम के अंतर्गत आते हैं और उनको खा लेते हैं फिर ये यूफॉसिट्स जैसे क्रस्टेशियन। तो पहला तो प्लांट प्लैंकटन हो गया, ये उत्पादक है ना, प्रकाश संश्लेषण करता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, फूड का सिंथेसिस करके, और ये इनको खा लेते हैं। उसके बाद में ये जो यूफॉसिट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, ये प्लांट प्लैंकटन्स को खा लेते हैं और इनको, और ये क्रिल्स, ये क्रस्टेशियंस का ग्रुप है, इनको ब्लू व्हेल खा लेती है। एक ये जो सीरीज बन गई ये फूड चेन कहलाएगी कि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया। दो उदाहरण मैंने और मेंशन किए हैं सिस्टमेटिकली। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स के वाले ग्रुप में, फाइटो मींस प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स में खासतौर से एल्गी, इसको खाते हैं। हर्बीवोरस ज़ूप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जंतु, जैसे कि अपन उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर, ये कोपीपोड्स और इस तरह के जंतु है ना, और इनको खा लेते हैं। स्मॉल कार्निवोरस फिश, छोटी मांसाहारी मछलियां, इसको खा लेती है बड़ी मांसाहारी मछली। और फाइनली जब ये सब मरते हैं, चाहे वो छोटी मछली मरे, चाहे बड़ी मछली मरे, चाहे कोई दूसरा जंतु मरे, उसको ये डिकम्पोजर जो होते हैं, खासतौर से बैक्टीरिया, ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसी प्रकार से ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, एक घास के मैदान में जो इकोसिस्टम है उसमें ग्रास होती है, वो प्रोड्यूस करती है ना, फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च सिंथेसिस करती है। उस ग्रास को खाता है मान लीजिए ग्रासहोपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। ग्रास हो गई प्रोड्यूसर। उसके बाद में इस ग्रासहोपर को खाता है मान लीजिए फ्रॉग, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खाता है स्नेक, ये कहलाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को खा लेता है वल्चर या तो दूसरी मांसाहारी परभक्षी पक्षी, ये टॉप कार्निवोर कहलाएगा इस खाद्य श्रृंखला का। और फाइनली जब इनकी किसी की भी प्राकृतिक मृत्यु होगी तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं, वही बैक्टीरिया, वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये सरल प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जो सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में, इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है। इसमें जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो क्या है? प्रोड्यूसर जो हमेशा कैसा होगा? ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा ये प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद में नंबर आएगा कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर में स्तर हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की श्रेणियां हैं, एक को दूसरा खा रहा है। तो प्राइमरी मतलब पहले जिसने हर्बीवोर को खाया, तो ये नॉर्मली हर्बीवोरस होता है, कैसा होता है? शाकाहारी होता है। उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये मांसाहारी होगा। टर्शियरी कंज्यूमर होगा, ये मांसाहारी है, आपके सामने स्नेक्स सारे मांसाहारी, और फिर ये आता है वल्चर, ये भी मांसाहारी। ठीक है, ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फूड चेन का एग्जांपल है। तो इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए इसका जो अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, फूड वेब, खाद्य जाल। नॉर्मली किसी भी इकोसिस्टम में एक सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसको अपन बोलते हैं फूड वेब, खाद्य जाल। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि फूड चेन किसी भी कम्युनिटी में कौन किसे खाता है ये जानने तो एक उपयोगी टूल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक तो यही है कि कौन किसको खा रहा है। इसी से अपने को पता चलता है कि कौन उत्पादक है, कौन कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल का, ये पता चल जाता है। तो ये एक उपयोगी टूल है इकोसिस्टम में, ट्रॉफिक लेवल्स पे, कि कौन किसको खा रहा है ये ज्ञात करने के लिए। अच्छा, कई जंतु जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली यानी कि संरचनात्मक रूप से स्पेशलाइज होते हैं, अर्थात उनके पास में खाने के एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं, एक से अधिक विकल्प होते हैं। तो ऐसे जंतुओं के सर्वाइवल के चांसेस हमेशा अधिक रहते हैं। तो जो ट्रॉफिक रिलेशनशिप है, ट्रॉफिक रिलेशनशिप मतलब यही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये हमेशा सरल नहीं होती। सरल की बजाय ये कैसी होती है? जटिल होती है। और वो प्रकृति के लिए अच्छा है, जीव जंतुओं के लिए अच्छा है कि इनके पास में खाने के एक से अधिक विकल्प मौजूद रहते हैं। अर्थात अगर एक फूड सब्सटेंस वो कम है या उसकी उपलब्धता कम है, तो वो दूसरे के ऊपर निर्भर रह के अपना कम से कम पेट भर सकता है। तो ये एक डेंस नेटवर्क, एक घना जाल होता है खाद्य श्रृंखलाओं का, जिसको अपन संज्ञा दे देते हैं फूड वेब की। तो प्रकृति में फूड चेन एग्जिस्ट कम करती है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है नॉर्मली। और वो वेब का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी भी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए उसके एक एक्टिवली, क्या कह सकते हैं ना, एक्टिवली जीवों के पार्टिसिपेशन के द्वारा ही ये चीजें संभव है। अगर आप
फूड चेन में से किसी भी जंतु को हटा देंगे, संख्या उसकी कम कर देंगे, तो नेचुरल है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो दूसरा जंतु है उस पर दबाव आ जाता है, फिर उस पर प्रेशर आ जाता है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है वो। ये चीजें हैं। तो अपन ने अध्ययन हेतु फूड चेन के टाइप कर ली कि एक है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब चरने वाली, इसके अंदर अपन जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हैं जो चरने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं उनको अपन सेकंड सीक्वेंस में लिखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में, उसके बाद में आते हैं कार्निवोर्स या सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये एक सिंपल सी फूड चेन है जिसको अपन नाम दे दिया ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरने वाली। अब यहाँ पे चरने वाले बस ये यहीं तक सीमित है, बस प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में फिर ये कार्निवोर्स आ जाते हैं जो कि सेकेंडरी या फिर इसके बाद में टर्शियरी कंज्यूमर की श्रेणी में होते हैं। तो ये सबसे सरल प्रकार की फूड चेन है ग्रेजिंग फूड चेन, जो प्रकृति में सबसे सामान्य रूप से देखी जाती है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी की फूड चेन है वो है डेट्रिटस फूड चेन। इस फूड चेन की क्या खास बात है कि ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बनिक पदार्थ से, और इसको डिकम्पोज करते हैं सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फीड करने वाले होते हैं वो होते हैं डिट्रिटस और उनके प्रेडेटर्स जो उनको खाते हैं, डिट्रिटस को खाने वाले। अब इसमें डिट्रिटस कौन है? जैसे कि जमीन में पाए जाने वाले अर्थवर्म, केंचुए, गोबर में मिलने वाले कीट, ये डंग बीटल्स कहलाते हैं जो गोबर को डिकम्पोज करते हैं। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले इकाइनोडर्म्स, सिकोकुम्बर्स, ये सारे डिट्रिटस की कैटेगरी में आते हैं। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स हेल्टन, जिनका नाम अपने को पहले लिख देना चाहिए था लेकिन अपन इनको बाद में लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इन्होंने फूड चेन और फूड साइकिल्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। फूड चेन और फूड साइकिल का कंसेप्ट इन्हीं का दिया। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी एनिमल इकोलॉजी। तो अपने पास में दो चीजें हो गई, एक हो गई ग्रेजिंग फूड चेन, एक हो गई डिट्रिटस फूड चेन। अब इनको अपन जब एक्चुअल में अप्लाई करके देखते हैं तो ये फूड चेन ना होकर फूड वेब के रूप में प्रकृति में नजर आती है, इकोसिस्टम में नजर आती है। तो अपना जो टॉपिक है वो है बेसिकली फूड वेब, जिसको हम अब देखेंगे।